डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अंतर्गत पार्ट 6. क्लियर? सो पॉइंट नंबर 16 इज an optative sentence always has plural verb. क्या? Optative, an optative सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इनको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य. इच्छा सूचक सेंटेंस. इनमें प्लूरल वर्ब आती है, जैसे कि गॉड ब्लेस यू. ठीक है? क्यों आती है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं. गॉड सिंगुलर है और ब्लेस में देखो एस नहीं लगा है, जबकि वर्ब जो है अपने ओरिजिनल रूप में प्लूरल वर्ब मानी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में मानी जाती है. इसका रीजन कुछ नहीं है, इसमें में छिपा रहता है. ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक होते हैं, एकदम से इच्छा व्यक्त होती है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर डगमगा जाता है और इस तरह से इसमें जो है में होता है. एक्चुअल सेंटेंस इसका क्या है? मे गॉड ब्लेस यू. क्लियर? अब इसके साथ में तो आप जानते ही हैं सभी बच्चे कि मे के साथ में तो कोई एस वेस लगता नहीं है, जबकि इसको बोलने में यूज करने में इस तरह से करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. वो थोड़ा सा देखें. ठीक है? देखिए, लॉन्ग लिव आवर कंट्री. लॉन्ग लिव आवर कंट्री, इस तरह से. अब इसमें भी देखो लिव जो है एस वेस नहीं लगा है, लेकिन इसका रियल सेंटेंस क्या होगा? मे आवर कंट्री लिव लॉन्ग. इस तरह से ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये है, लेकिन बोलने में इसको इस तरह से यूज करते हैं. क्लियर? तो ये आपका ये पॉइंट होगा. मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. पॉइंट नंबर 16 में जब हम अनरियल पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं, अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस स्थिति में वर्ब जो है अगर बी आएगी तो वर ही आती है पास्ट टेंस में. देखिए कौन कौन से शब्द हैं? आई विश, वुड दैट, एज इफ, एज दो एंड इफ. इनके साथ में अगर कोई वर्ब आती है, इन 4 की तो गारंटीड है कि इनके बाद में बाज और वर्ब में से जब भी हमें चुनना होगा, एक तो इन चारों के जो आप बाद में जो सेंटेंस आता है वो किस तरह का आता है? पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा. पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है? इंडेफिनिट. और उसमें से भी अगर बी वर्ब आ गई है तो बाज या वर्ब में से वर्ब को ही चुनते हैं. किसको चुनते हैं? वाज को नहीं चुनते हैं. प्लूरल चाहे जैसा बना रहा. देखिए, आई विश ही वर ए किंग. देख लीजिए, ही के साथ भी वर ही आया है, यानी कि कंडीशन ये है कि वो किंग नहीं है, लेकिन मैं इच्छा करता हूं कि वो किंग होता है. इस तरह से ये कंडीशन है यहाँ पे. इसके बाद में फिर देखते हैं, देखना और भी कई चीजें हैं. इफ. अच्छा, इन 4 के बाद तो ये निश्चित तौर पे वर ही आएगा, ये ध्यान रखिए. ये वन, आई विश, वुड दैट, एज इफ, एज दो, इनके बाद में तो जो सेंटेंस आएगा वो वर लेके ही आएगा, या फिर कोई दूसरी फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म आएगी. वाज वर आएगी तो केवल वर ही आएगी, वाज नहीं आ सकती, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. ये स्पेशल कंडीशन है. इफ के साथ में ये देखना पड़ेगा कंडीशन रियल है कि अनरियल है. जैसे इफ आई टीच यू, यू विल पे मी. यदि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम मुझे पे करोगे. ये रियल कंडीशन हो गई. अब इसमें देखिए एक अनरियल कंडीशन लिखते हैं इफ से. इफ मोहन वर ए बर्ड, he would fly in the sky. देखिए
अनरियल कंडीशन है एक मोहन भरे बर्ड, मोहन कभी पक्षी नहीं हो सकता तो अनरियल कंडीशन है, यदि मोहन पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इस तरह से अनरियल कंडीशन आ गई है तो मोहन के साथ भी वर्ब आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपका पॉइंट नंबर 18, केस इन एपोजिशन। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं फंक्शंस ऑफ नाउन में, उस वीडियो में आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन में। केस इन एपोजिशन सब्जेक्ट के नंबर पर, नंबर यानी वचन पर कोई प्रभाव नहीं करता। केस इन एपोजिशन, इंग्लिश में सेंटेंस लिख देते हैं, आई एम सॉरी, कोई टेंशन नहीं है उसमें। केस इन एपोजिशन हैज नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? केस इन एपोजिशन का जो मेन सब्जेक्ट है उसके नंबर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। आई मोहन एम ए स्टूडेंट। देखिए मैं मोहन एक छात्र हूं, तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं मोहन क्या है, केस इन एपोजिशन है किसका, आई का। मोहन क्या है, आई का केस इन एपोजिशन। मैं कौन है, मोहन, तो आई मोहन एम ए स्टूडेंट, आई से नंबर मिला है, केस इन एपोजिशन ने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है। क्लियर? इस तरह से समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में 19 नंबर लेते हैं। ये बड़ा अद्भुत और बड़ा अच्छा नंबर है, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि द फॉर्मर, द लेटर, ये लेटर की स्पेलिंग नोट करें, यही वाली रहेगी, दूसरी नहीं रहेगी। द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग एंड द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड, ठीक है। तो द फॉर्मर मीन्स पहले वाला नाउन, द लेटर मीन्स बाद वाला नाउन, द फॉलोइंग मीन्स आगे आने वाला नाउन, द अंडरसाइंड मीन्स जिसने साइन किया उसके नीचे वो वाला नाउन। अब देखिए यहाँ पे इन चारों फ्रेजेस का ऑल द फोर हैज इट्स नो नंबर। इनका स्वयं में कोई भी नंबर नहीं होता, कोई वचन नहीं होता। ये जिस नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी का नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हैव, पूरा सेंटेंस लिख दें, नो नंबर ऑफ इट्स, देयर आएगा यहाँ पे, देयर ऑन। इनका खुद का कोई नंबर वचन होता ही नहीं है, ये नाउन जिसको बताएंगे उसी से नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, बोथ द डॉक्टर एंड द नर्सेस हैव नॉट कम टुडे। बोथ द डॉक्टर एंड द नर्सेस हैव नॉट कम टुडे। फिर देखिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, इसी के सेंस से आगे बढ़ाते हुए। द फॉर्मर ऑन लीव एंड द लेटर ऑन स्ट्राइक। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर और नर्सेस दोनों ही आज नहीं आए हैं, हॉस्पिटल में ताला पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सिचुएशन है। पहले वाले छुट्टी पर हैं, दूसरे वाले हड़ताल पर है, स्ट्राइक पर हैं। पहले वाले लीव पर हैं, दूसरे वाले स्ट्राइक पर हैं, माने हड़ताल पर है। क्लियर? अब पहले वाले कौन, पहले दो नाउन यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर और द नर्सेस, दो ही तो आए हैं। तो फॉर्मर मीन्स जो पहले नाउन आया, तो फॉर्मर किसको रिप्रेजेंट करेगा, था डॉक्टर को। ये सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो इसमें से इज और आर भरना है, इसमें से इज और आर फिल को करना, इज आर को फिल करना है ब्लैंक्स में।
तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इज। अब इसमें लेटर देखिए, लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला नाउन। बाद वाला नाउन क्या है, नर्सेस, जो कि प्लूरल है, तो यहां क्या आ जाएगा, आर। क्लियर। अगर यहां पे डॉक्टर्स होता तो यहां पे भी प्लूरल, और यहां पे नर्सेस है तो यहां पे भी प्लूरल। अगर यहां पे डॉक्टर है, यहां पे नर्सेस की जगह नर्स होता तो यहां पे सिंगुलर, यहां पे भी सिंगुलर। मींस ये जिस नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे उसी नाउन से नंबर ले लेते हो, वही नंबर की वर्ब इनके साथ आती है। सिंपल सी बात ये है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंग्लिश में हमेशा एज के साथ फॉलोज ही लिखा जाता है। एज के साथ हमेशा फॉलोज ही लिखते हैं, कभी भी फॉलो नहीं लिखते। किसके साथ, एज के साथ। अगर एज नहीं आया है तो फॉलो अपना नॉर्मल वर्ब की तरह बिहेव करता है, जो भी उसके रूल रेगुलेशन है वो चलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इंग्लिश में एज फॉलोज ही लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरह से, द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज। देखो यहां पे सिंगुलर था, द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज। और फिर देखिए द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। मीन्स एज के बाद जब भी फॉलो आएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या यूं कहेंगे एज के बाद फॉलो कभी आता ही नहीं है। एज के साथ यदि फॉलो शब्द आएगा तो फॉलोज के रूप में ही आएगा। whenever the word follow comes after as, it always be in the form of follows. Clear? Okay. So these are the points you have studied under the series subject verb agreement. Total videos are 6. In part 6 it has been presented before you. So thank you.